ठीक है मोहन, देखो अभी मैं कंसंट्रेट करोगे। तो इसके पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। और पहला हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। वो रिएक्शन जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, OH। एल्कोहल आपको पता है ना, एल्कोहल में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। तो अभी जो हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं वो किसके क्लीवेज की वजह से हो, OH बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग देख लेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। किसके लिए देखेंगे, CO बॉन्ड के लिए। तो पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के लिए। क्लियर है। और इसमें पहला है आपका, इसमें फर्स्ट रिएक्शन है आपका एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम लोग एसिडिटी की बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्लियर है। एक बार पॉज करना। अब देखो मोबाइल यहाँ पे, मोबाइल नहीं, क्लास ऑफ फोन नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्लियर है। तो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की अगर हम लोग एसिडिटी की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज करता है, मतलब उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। तो कोई भी आपका एल्कोहल से या फिनॉल्स है, जैसे हम लोग एल्कोहल ले लें और एल्कोहल का हम लोग रिएक्शन करा दें सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। और जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्या बना देता है, सॉल्ट ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ ही साथ क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर ले 2 मोल, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लें 2 मोल, और यहाँ पे भी क्या ले लें 2। तो देखो एल्कोहल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। मतलब एल्कोहल का जो नेचर है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है एल्कोहल का, एसिडिक नेचर है। तो कोई भी कंपाउंड अगर हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, मतलब उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग फिनॉल ले लें, मतलब R के जगह क्या ले लें, एराइल ग्रुप। AR समझ रहे हैं ना, एराइल ग्रुप। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज द AR ग्रुप। इसी को हम लोग एराइल ग्रुप बोलते हैं। बेंजाइल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, AR लिखते हैं शॉर्ट में। तो और बेंजाइल ग्रुप, और इसके साथ अगर हम लोग OH जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, फिनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिनॉल। और देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा दे सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्या बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड 2 मोल, ये भी 2 ले लो, ये भी 2 मोल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड ArO माइनस और Na प्लस, और ये भी क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो कोई भी कंपाउंड अगर, यानी कि फिनॉल का भी नेचर कैसा है, एसिडिक। फिनॉल का भी नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। यहाँ पे एल्कोहल का भी नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। ठीक है। तो इसमें तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स के साथ हमने देखा, तो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ जब हमने रिएक्शन कराया किसका, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का, तो हम लोग क्या मिला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यानी इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। क्लियर है। यशवर्धन। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ एल्कोहल फिनॉल एसिडिक है कि नहीं है। तो सब लोग जानते हैं कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, क्या पूछता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, क्लियर है, या इसको यहाँ लिख लो तुम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो 2 मेथड देखते हैं हम लोग, एक देखते हैं एक्सपेरिमेंटली और दूसरा हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकली। ठीक है। जनरली क्या होता है कि टीचर्स या बच्चे नहीं पढ़ते हैं
एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग बात करें, एक्सपेरिमेंटली के बारे में देखते ही नहीं है, तो अगर हम लोग बात करें एक्सपेरिमेंटली अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग को देखना है, एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, अगर आपको एक्सपेरिमेंटली में एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो एक्सपेरिमेंटली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ? किसी भी अल्कोहल एंड फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? यस वर्धन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू। के वैल्यू के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड पी के वैल्यू के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो के और पी के मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये आपका एल्कोहल है, ये आपका क्या है? एल्कोहल। जैसे ही वाटर में डालेंगे किस में टूट जाएगा? RO माइनस और H प्लस में, RO माइनस और H प्लस में। एसिड का काम क्या होता है? H प्लस रिलीज करना। अब इसके लिए अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग लिखना चाहें Ka की वैल्यू, तो आपकी Ka की वैल्यू क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है? RO माइनस और H प्लस अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा जितना ज़्यादा उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ज़्यादा। अब बताओ अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो K की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा। यानी K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ज़्यादा। क्लियर है? और पीके जो होता है, पीके जो होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ K क्या होता है? अब K की वैल्यू निगेटिव में बढ़ाओगे मतलब वैल्यू क्या होगी? कम होगी। K की वैल्यू अगर निगेटिव में बढ़ा रहे हो, मान लो -1 से -2 में जा रहा हो, तो -2 क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। -3 और कम -4, तो निगेटिव में अगर K की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो P के वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। और P के वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। क्लियर है ना? तो ये आप कंसेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो किस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, समझोगे यहाँ पे। ठीक है, A B C D ये 4 आपके एसिड हैं और इनके पी के वैल्यू आपको दे रखा है 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। इन सब के पी के वैल्यू गिवन है, इन सब के पी के वैल्यू गिवन है। और आपसे पूछ ले कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा ये बताना है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको क्या होगा। क्या गिवन है आपको? पी के वैल्यू। कैसे बताओगे मोहन बताओ? तो पी के वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि पी के वैल्यू सबसे कम किसका है? फर्स्ट का, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसका। क्लियर है? और जनरली देखोगे टीचर्स नहीं बताते हैं और आता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे आधे टीचर और आधे 99% स्टूडेंट नहीं जानते। टीचर्स बताता भी नहीं, स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो जब भी आपको एक्सपेरिमेंटली एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता सकते हो आसानी से। ठीक है, तो नोट कर लो। थ्योरेटिकली हम लोग कैसे देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को? कैसे थ्योरेटिकली हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे देखेंगे उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना हो तो कौन सा रूल हम लोग अप्लाई करेंगे? तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, उसको याद रखना है, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग थ्योरेटिकली बताने एसिडिक स्ट्रेंथ को, देखो कैसे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो किसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, चाहे अल्कोहल्स हो या फिनॉल्स हो, अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें थ्योरेटिकली, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कंजुगेट बेस, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कंजुगेट बेस। यानी कंजुगेट बेस की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? कम होगी। कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। अब देखो हम लोग कंपेयर करना है, एग्जाम्पल एक ले लें हम लोग। जैसे आपका हम लोग ले लें एल्कोहल एंड वाटर, आपको बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। क्लियर है? देखो बहुत ही आसान है, कोई भी कंजुगेट बेस के बारे में तुम लोग बता दो पहले।
कोई भी स्पीसीज जब एक H+ आयन रिलीज करता है और जो कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं, जो स्पीसीज फॉर्म्ड होते हैं, वही ये आपका एसिड है, एक H+ आयन निकालने के बाद क्या बना, OH-, तो जो OH- बना वही इस एसिड का क्या है, कंजुगेट बेस। कोई भी एसिड एक H+ आयन निकालने के बाद जो स्पीसीज फॉर्म्ड करता है उसी को क्या बोलते हैं, उस एसिड का कंजुगेट बेस। अब इस कंजुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिकेशन क्या होगी उतनी ही कम। तो कंजुगेट बेस इसका बना लें, देखो इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, O- H+ क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ से क्या हो जाएगा H+ बाहर, यहाँ से H+ अगर बाहर हम लोग करें तो क्या मिल जाएगा बताओ, RO-। अब देखो ये R क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और किसी भी निगेटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे बताओ निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। कहीं भी नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अगर यहाँ पे बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, कम होगा। और इसीलिए वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स। यहाँ पे लिख लो जितने भी ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ऑल एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे समझोगे, ये हो गया ना, ये नोट कर लिया तुम लोग, ये नोट कर लिया ना, ठीक है। इसे साफ करता हूँ मैं, देखो ठीक है। देखो यहाँ पे अब अगर हम लोग बात करें कंजुगेट बेस, देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल और ले लें, आपका अगर मान लो 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री एल्कोहल है, और क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, और इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, इन सब में किसकी बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें। देखो तो इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, मैंने बताया था कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे 3। बताओ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, लास्ट वाले में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम कौन किसका होगा, तीसरे वाले का। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम, लेकिन फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, फिर सेकंड वाले, फिर। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, आसान है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा फिनॉल की हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, फिनॉल्स की, ठीक है। इसे साफ करूँ, ठीक है, लेक्चर एक बार तुम लोग देख लेना वहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। अब हम लोग फिनॉल्स की बात कर लेते हैं। देखो सब्सटीट्यूटेड फिनॉल और फिनॉल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर में देख लेना एक बार, इस वर्जन कैप्चर करना चाहते हो तो कर लो, जल्दी से फास्ट करो कैप्चर, तो ग्रुप में शेयर भी कर देना, जल्दी करो फास्ट, या मुझे शेयर कर देना, मैं ग्रुप में कर दूँ। हो गया ना, ठीक है। वीडियो आज ही डाल दूंगा शाम को, ठीक है, आज शाम को मैं वीडियो तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिनॉल्स के लिए। तो देखो और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया फिनॉल, हमने ले लिया, और फिनॉल के हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा दिया CH3 ग्रुप, फिनॉल हमने ले लिया, और ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा दिया CH3 ग्रुप। एक बार हमने मेटा पोजीशन पे लगा दिया CH3 ग्रुप, एक बार हमने मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया CH3 ग्रुप, और एक बार हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिया CH3 ग्रुप, एक बार हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिया CH3। अब देखो यहाँ पे तुम लोग इसका नेमिंग में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द फिनॉल्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। फिनॉल पे अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसॉल, और ऑर्थो पे CH3 लग गया तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसॉल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसॉल, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। दिस इज द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब देखो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर आपको करना है, क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो पहले समझ लो फिर लिख लेना तुम लोग। देखो फर्स्ट वाले को अगर हम छोड़ दे फिनॉल को, तो बाकी सब में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज डेंसिटी इन तीनों की फर्स्ट वाले से क्या होगी, ज़्यादा, और निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। क्योंकि मैंने बताया था जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेटा पे हमेशा ही इफेक्ट जो लगता है वीक लगता है, और ऑर्थो और पैरा पे क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज तो कर रहा है लेकिन मेटा वाला वीकली कर रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज को ये कम बढ़ाएगा इन दोनों के कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर एसिडिक के स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें, एसिडिक के स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो स्ट्रेंथ जो होगा वो फर्स्ट वाले का होगा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ही नहीं। और फिर कौन सा होगा? थर्ड वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो है लेकिन वीक है, निगेटिव चार्ज को कम बढ़ा रहा है, जबकि ये दोनों ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग देखोगे कोई बताता है कि पैरा क्रिस्टल ज़्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो क्रिस्टल ज़्यादा एसिडिक होगा, लेकिन ये गलती नहीं करना है। तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे ऑर्थो क्रिस्टल और पैरा क्रिस्टल की अगर तुम लोग बात करो तो देखो यहाँ पर ऑर्थो और क्रिस्टल और पैरा क्रिस्टल, ऑर्थो क्रिस्टल और पैरा क्रिस्टल दोनों की पीके वैल्यू क्या है? सेम है, 10.2 10.2, यानी कि दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो कई टीचर्स ये भी बता देते हैं कि ऑर्थो का ज़्यादा होगा, पैरा का ज़्यादा होगा, तो ये गलती नहीं करना है। हमेशा ही दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा, सेम। यानी कि ऑर्थो और पैरा दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? यानी सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 4। दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा। हो गया, ये समझ में आ गया ना? क्योंकि दोनों की पीके, जब एक्सपेरिमेंटली दोनों का पीके वैल्यू सेम है तो थ्योरेटिकली हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो और पैरा का क्या होगा? सेम होगा। आगे बढ़ें, घर पे नोट कर लेना, एक बार देख लो, पहले समझ लो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, किसके जगह? CH3 की जगह। और आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप जो होता है क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग। याद रखना है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो तो NO2 जो ग्रुप होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा लेना है? NO2 ग्रुप, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, और पैरा पोजीशन पे। तो देखो तीनों में बाकी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। निगेटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, और निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी तो एसिडिकेशन क्या होगी? ज़्यादा। यानी हमें तुम लोग देख रहे हो कि इस पे इफेक्ट जो लगता है मेटा पे वो कौन सा लगता है? वीक, जबकि ऑर्थो पैरा पे क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन देखो यहाँ पे ऑर्थो पैरा में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो नाइट्रो जो फिनॉल है, कौन सा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन है और OH का जो हाइड्रोजन है, ये क्या कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो आसानी से H+ रिलीज करेगा क्या? और जो आसानी से H+ नहीं देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। यानी आसानी से H+ कौन देगा? पैरा वाला, जबकि ये उतना आसानी से नहीं देगा। तो देखो तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? ये। और आसानी से H+ कौन दे देगा? फोर्थ वाला। यानी कि फोर्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा। फिर किसकी होगी? सेकेंड वाले की। मेटा पे वीक इफेक्ट लगता है तो फिर थर्ड, और फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसका तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, सबसे लास्ट में। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? अब कर दो इस बार। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज OH बॉन्ड में पहला हमने देख लिया था एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स क्या होता है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स क्या होता है, ये हमने देख लिया था। और एल्कोहल्स और फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बता दिया था कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने बताया था क्या होता है एक्सपेरिमेंटली, कि Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ और Pk के इन्वर्सली। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। इसका सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं क्या? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में सेकंड हम लोग देख रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, तो एस्टेरिफिकेशन में तुम लोग एक लाइन लिख लो पहले। इसमें एस्टेरिफिकेशन में एक लाइन लिख लो, देव। alcohols and phenols, alcohols and phenols, alcohols and phenols react with, alcohols and phenols react with carboxylic acid, carboxylic acid, acid chloride,
एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एन एस्टर। क्लियर है? तो एल्कोहल और फिनोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हेलाइड, इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? एस्टर फॉर्म करता है। क्लियर है? देखो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, समझोगे। जैसे अगर हम बात करें इसमें, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा दें किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करा दें एल्कोहल के साथ, ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हम लोग कराते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसी से जो H+ आयन निकल के आता है इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं? H+। क्लियर है? अब देखो इस RC+O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द एसाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। देखो एल्कोहल किस में टूटेगा? RO- और H+ में। और ये RO- जो है किसके तरह काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल के तरह। और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफ़र होता है? न्यूक्लियोफाइल को। यानी कि यहाँ पे सिंपल आपको रिएक्शन में याद रखना है कि एसाइल ट्रांसफर टू एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफ़र होता है? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब देखो समझोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है किसके क्लीवेज से हो रहा है? OH बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से। ठीक है? इसके पहले भी जो हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखा था ये एल्कोहल्स और फिनोल्स का किसके साथ? मेटल के साथ, तो उसमें भी किस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था? OH बॉन्ड। क्लियर है? अब होगा कि एसाइल न्यूक्लियोफाइल को ट्रांसफर होगा, तो देखो यहाँ पे यानी कि RC+O के साथ कौन जुड़ जाएगा? देव, OR- और प्लस यहाँ से क्या निकला? OH, और यहाँ से H+ क्या निकल जाएगा बाहर? H2। क्लियर है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसलिए हम रिवर्सल साइन लगा रखा है। ठीक है? नेक्स्ट अब समझ लो, पहले दूसरा है आपका एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है। ये एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है? 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम लोग इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करा देते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है? एसिड एनहाइड्राइड। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले ले और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा दें? 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से H2O का रिमूवल करा दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है? तो ये दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड लिख दे रहा हूँ। ये क्या है आपका? एसिड एनहाइड्राइड। और इस एसिड एनहाइड्राइड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? देव, एल्कोहल के साथ। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? एसिड कैटलिस्ट कंसनट्रेटेड H2SO4। होगा क्या? RC+O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। और एल्कोहल किस में टूटेगा? RO- और H+ में। और एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफ़र होगा? एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, यानी कि RC+O के साथ कौन जुड़ जाएगा? OR, और प्लस RC+O के साथ इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? RC+O के साथ H जुड़ जाएगा। और 2 मोल हम लोग क्या मिल जाएगा? एक तो हम लोग को मिल जाएगा एस्टर, एक हम लोग को मिल जाएगा एस्टर, और दूसरा हम लोग को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? और सब में क्या फॉर्म्ड हो रहा है? एस्टर फॉर्म्ड हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट इसका थर्ड रिएक्शन। थर्ड क्या है? अगर एसिड हेलाइड के साथ हम लोग रिएक्शन करा दें, हम लोग ले लें एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करा दें हम लोग? एल्कोहल के साथ। बताओ इसमें भी एसाइल ग्रुप कौन है? RC+O ग्रुप। और एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफर होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है कौन? RO-। और यहाँ पे हम लोग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, पैराडीन लेते हैं। क्या लेते हैं? पैराडीन। पैराडीन क्या होता है देख लो, बता देता हूँ स्ट्रक्चर पैराडीन का। दिस इज द पैराडीन। ये जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, ये आसानी से लोन पेयर क्या कर देता है? डोनेट कर देता है नाइट्रोजन। और ये किसके तरह बिहेव करता है? एक बेस के तरह। पैराडीन क्या होता है? ये एक बेस होता है। अब बेस के प्रेजेंस में क्यों रिएक्शन कराते बता देता हूँ। इसमें भी एसाइल किसको ट्रांसफर होगा? देव, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि RC+O किसके साथ जुड़ेगा? OR- के साथ, और प्लस HCl। अब देखो ये HCl जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और फर्दर इसको रिड्यूस करके क्या बना देता है?
एसिड क्लोराइड फॉर्म कर देता है। और रिएक्शन रिवर्स ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैराडिन यूज करते हैं जो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड बेस्ड रिएक्शन होकर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है? तो इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं, एस्टरिफिकेशन। अब देखो मैं दोबारा रिएक्शन बताऊंगा नहीं, यहाँ पे अब सिंपल है कि यहाँ पे कोई R के जगह AR ग्रुप भी हो सकता है, मतलब एराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब एल्कोहल के जगह फिनोल भी हो सकता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी एल्कोहल के जगह क्या हो सकता है, फिनोल हो सकता है। यहाँ पे भी एल्कोहल के जगह क्या हो सकता है देव, फिनोल हो सकता है। कोई कन्फ्यूजन है क्या? सेम रिएक्शन एल्कोहल फिनोल के साथ हो। क्लियर है? तो अलग से 2 बार रिएक्शन करने की जरूरत है क्या, एक ही साथ हम लोग देख सकते हैं। तो किसी भी एल्कोहल्स या फिनोल्स का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एस्टर मिल जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। क्लियर है? कन्फ्यूजन है कुछ? हो गया? तो आयुष कैप्चर कर लो, तुम लोग समझ लिया ना? यस वर्धन, पहले कैप्चर कर लो और इसको पूरा सीरीज हम लोग सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, वहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो। जल्दी करो आयुष, तो चैप्टर थोड़ा सा ख़त्म करते हैं आज। हो गया? आगे बढ़ें। सृष्टि हो गया? तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिख लो इसी में। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, the introduction of acetyl group in alcohols or phenols the introduction of acetyl group in alcohols or phenols is known as acetylation. The introduction of acetyl group in alcohols or phenols is known as acetylation. नेक्स्ट इसी में लिख लोगे आगे, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड टू प्रोड्यूस, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड टू प्रोड्यूस एस्पिरिन, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड टू प्रोड्यूस एस्पिरिन। देखो समझोगे, प्रोड्यूस एस्पिरिन, ASPIRIN, एस्पिरिन। देखो यहाँ पे समझोगे सारे लोग। होता क्या है, सेम ही रिएक्शन है एज इट इज। किसी भी एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हम लोग करा दें, यानी कि सब्सटीट्यूशन करा दें किस पे, एल्कोहल्स और फिनोल्स पे, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन। अब देखो अगर हम लोग सैलिसाइलिक एसिड पे, सैलिसाइलिक एसिड आपको पता ही है, सैलिसाइलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, सैलिसाइलिक एसिड। और इस सैलिसाइलिक एसिड पे हम लोग क्या करा रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। एसिटाइल ग्रुप देखो क्या होता है, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल। CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन को कराएंगे, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब बताओ ये एसिटाइल जो ग्रुप है, एसाइल ग्रुप ही तो है, एसाइल ग्रुप का ही एक पार्ट है, कौन सा, एसिटाइल ग्रुप। अब ये एसिटाइल ग्रुप हमेशा किससे जाके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल से। और बताओ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन काम करेगा, बेंजीन रिंग पे O- और यहाँ से H+ क्या हो जाएगा बाहर। यानी कि ये जो एसाइल ग्रुप है हमेशा किसके साथ जाके जुड़ेगा, यही तो न्यूक्लियोफाइल है। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, देव कन्फ्यूजन है। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इस O- के साथ कौन जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। और इसी और साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा हम लोग को, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। इसका कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम भी कर सकते हो, क्या बोलेंगे, अगर IUPAC नेमिंग हम लोग करना चाहें तो। हाँ, एस्टरिफिकेशंस में ही सारे पार्ट, ये एस्टरिफिकेशंस का ही पार्ट है। क्लियर है?
तो सैलिसाइलिक एसिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्पिरिन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है? एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफर होगा, एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन याद रखना। और एसाइल ग्रुप क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। और एल्कोहल फिनोल हमेशा किस में टूटेगा, या तो फिनोक्साइड आयन या तो एल्कोक्साइड आयन, RO माइनस या ARO माइनस में। और एसाइल ग्रुप के साथ किसको जोड़ देना है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो ये आपका हो गया रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। अब देखो, अगर रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोग देखोगे नीट में, आज घर जाके तुम लोग देखोगे रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी आपको एस्टरिफिकेशन का रेट देखना हो, अगर आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस की अगर आप बात कर ले, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, यानी स्टेरिक क्राउडिंग जितनी कम होगी रिएक्शन क्या होगा उतना ही फास्ट होगा। यानी कि जो भी आपका एसिड है या अल्कोहल फिनोल है वो जितना ही लेस क्राउडेड होंगे रिएक्शन क्या होगा उतना ही फास्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने ले ले, मान लो जैसे एग्जांपल है, सिंपल देखो, एक अल्कोहल है CH3OH, एक है आपका CH3CH2OH, एक आपका ये है CH3OH, अब एक है CH3CH3OH। बताओ, अगर आपसे बोले कि एस्टरिफिकेशन इसमें फास्ट कौन देगा, तो सबसे लेस क्राउडेड कौन, मीथेनॉल, फिर इथेनॉल 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और 3 डिग्री देता भी नहीं है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि क्राउडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आसानी से जाके सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा।